नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी। गोविंद जी, आपका ND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे अगर मैं देखूं तो बंसी तो गोविंद और मोहन, मतलब राजनीति के मथुरा वृंदावन में बहुत चैन की बंसी बज रही है, इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, अच्छी बात है कि मोहन जी हमारे नेता हैं और माता पिता ने सहयोग से उनका नाम मोहन रखा और हमारा गोविंद रखा। जी जी। तो ईश्वर के ऊपर संयोग से हम लोगों के नाम हैं जी। और मैं तो चाहता हूं कि प्रदेश की तरक्की के लिए और सबके लिए मोहन यादव जी की नेतृत्व में हम सब काम करें। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। हम सब एक टीम भावना के साथ काम करते हैं। वो मध्य प्रदेश सरकार का या मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा अभूतपूर्व घटनाक्रम जो भूतो न भविष्यति होगा, वो था कि किसी भी सत्तारूढ़ दल का पदस्थ होना और उसमें बहुत सारे लोगों का उस दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना और अपने पद को छोड़कर जाना, जनता के दरबार में दोबारा जाना। तो एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए मजबूत निर्णय, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए कि भाई आप मंत्री थे, फिर जनता के दरबार में गए, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, चलो टिकट भी मिल जाएगा, दोबारा जाना है, एक दल को छोड़कर जा रहे हैं, दूसरे दल में जा रहे हैं, तो पब्लिक की प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं, तो सुर्खी में सुर्खियां ना बन जाएं उल्टी। ये डर कभी लगा नहीं? आ गए इकबाल बुलंद करके। देखिए, स्थिति परिस्थिति सामान्य जीवन में ऐसी बनती हैं और अब तो बात पुरानी हो चुकी है। बात अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक बन चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही दूसरी बार मंत्री हूं। तो अब तो पुरानी बात है, लेकिन ऐसे अवसर जीवन में कम ही आते हैं। जी। आया था तो फिर बोल्डली निर्णय लिया और ताकत के साथ सब एक साथ रहे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुनः बनाई और शिवराज सिंह के नेतृत्व जी में अच्छा काम किया और आज हम लोग मोहन जी के साथ काम कर रहे हैं और अब तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ही हमारा जीवन है। जीवन के अंत तक अब भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, संग काम करेंगे और मेहनत करेंगे और सबको लेकर चलेंगे और चल ही रहे हैं। अगर मैं आपके विभाग की बात करूं तो चूँकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग वो है जो बहुत बड़ी जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है, उनको राशन उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से भी है। तो बिना किसी अवरोध के बहुत पारदर्शिता के साथ लोगों को उनके हक का राशन पहुँचे, उसका भंडारण सुनिश्चित हो, उसका परिवहन सुनिश्चित हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित हो, उसके लिए क्या क्या नवाचार किए आपने? देखिए, पहली बात तो इस बार आपने देखा और सुना होगा, लेकिन मुझे पता लगा कि आप मध्य प्रदेश से बाहर बहुत समय रहते हैं। वेस्ट बंगाल में आपका कारोबार बड़ा है। मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं की बहुत अधिक फसल हुई है। बम्पर फसल हुई है। पंजाब से ज़्यादा फसल इस बार मध्य प्रदेश में हुई है। अब इतनी फसल हुई, इतना गेहूं हुआ कि हम सारे विभाग के हाथ पांव फूल रहे थे। खरीदना, उसको ट्रांसपोर्टिंग करना, उसको बियर हाउस में भरवाना, कैसे व्यवस्था करेंगे। पर एक टीम भावना से हम लोगों ने काम किया और 78 लाख मैट्रिक टन का हमको खरीदने की अनुमति दी भारत सरकार ने। कि भारत सरकार ही अनुमति देता है कि आपको कितना गेहूं खरीदना है, जो पैसे वो ही देते हैं। ठीक बात है। पर इतने में संभव नहीं हो पा रहा था। 1-2 बार मैं केंद्रीय मंत्री जोशी जी से मिला, कुछ बात बनी, फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी ने विशेष प्रयास किया और उसके बाद हमको 100 लाख मैट्रिक टन की अनुमति मिली। एक्स्ट्रा कोटा लिया 22 लाख टन का। इसके बावजूद भी नहीं बना तो 4 लाख मैट्रिक टन और, मतलब आप समझिए 104 लाख मैट्रिक टन की ना केवल हमने खरीदी की, सफलतापूर्वक हमने बियर हाउस से पहुंचा दिया। पानी गिरने के पहले हमने ट्रांसपोर्टिंग कर ली। देश की में नंबर 1 खरीदी में हम लोग रहे। तो इसके लिए सारे विभाग की टीम भावना के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हम सबको धन्यवाद भी दिया कि अच्छा काम आप लोगों ने किया है। तो चुनौती थी इस बार और
जहाँ तक आप नवाचार की बात करें तो कई नवाचार हमने किए जो कि हम करते रहते हैं। जी। देखिए, पहले तो आपने देखा होगा, अक्सर गांव में आप दौरा करते हैं, हम लोग दौरा करते हैं, जी। तो शिकायत आती है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पीओसी मशीन में फिंगरप्रिंट काम नहीं करते, ये फिंगर उनके घुल जाते हैं। वैसी समस्या दिव्यांगों को लेकर भी है। दिव्यांगों की भी आती थी, जी। दोनों की समस्या थी। तो इस पर मैंने विशेष तौर से देखा कि नहीं, ये समस्या का समाधान होना चाहिए। अब कैसे हो, तो मैंने कहा, विभाग से कहा कि इनके नाम ही नियुक्त कर दो। अगर विकलांग, ये दिव्यांग और अपना बुजुर्ग आदमी कहता है कि भाई हमारा अंगूठा काम नहीं कर रहा है, बुजुर्ग कह रहा है हम दिव्यांग के हम जा नहीं सकते, तो हमने कहा कि कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि हमारा राशन फला व्यक्ति खरीदेगा, प्रतिनिधि बना दे, तो उसको भी आप दे सकते हैं। ये प्रक्रिया हमने चालू की। जी। इसके बाद हम एक और नवाचार करने जा रहे हैं। जी। अब आंखों से हम देखेंगे, चेहरे से, फेस रिकॉग्निशन। उसके ये नवाचार हम करने जा रहे हैं कि फेस से भी हमारे फिंगर मिल जाएंगे और हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वो भी कर रहे हैं। एक और बड़ा काम हमने किया, अक्सर हम लोग गांव में जाके देखते थे कि गांव का जो राशन वाला है कई बदमाशी करता था कि राशन तो आया ही नहीं, और ट्रक के ट्रक उसने घर रख लिए। तो अब गांव वाला कहता भाई राशन आया नहीं आया, तो एक केंद्र पे 2-3 गांव का राशन बंटता है। ठीक है। तो इस बार हमने एक नया ऐप डेवलप किया। गाड़ी जैसे ही पहुंचेगी राशन की दुकान पर, एसएमएस के द्वारा सारे हितग्राहियों के मोबाइल पे आ जाएगा कि गाड़ी आपकी पहुंच चुकी है। उस जिस दिन राशन बटना है उसका एसएमएस भी ऐसा ऐप बनाया है, घर का पहुंच जाएगा। अब वो फंस गया, बांटना अब उसको बांटना मजबूरी हो गई है। तो ये पारदर्शिता हमने शुरू की है। जी। एक और बड़ा नवाचार हम करने जा रहे हैं जो कि पूरी इंडिया में नहीं है। जी। हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम शुरू किया है ट्राइबल एरिया में। आपका राशन आपके द्वार, हम ला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री आपका राशन आपके द्वार। जी। अभी ट्राइबल में हमने क्या किया है कि गाड़ियाँ जाती हैं, जी। गाड़ी जाती है, वो खड़ी हो जाती है एक गांव में, और उस गांव के सारे लोग गाड़ी के पास आते हैं और राशन खरीद लेते हैं, ले जाते हैं, तो घर का राशन हो गया। इसी योजना को लॉन्च करने वाले हम पूरे प्रदेश में, मेरी बात चल रही है मुख्यमंत्री जी से, सबको ठीक ठाक रहा तो जल्दी लागू करेंगे हम। पूरे प्रदेश, देश में नंबर 1 होगा मुख्यमंत्री आपका राशन आपके द्वार पहुंचाने में। तो ऐसे अनेक नवाचार करते हैं जिससे विभाग में कई लोग अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जब मैं राजस्व मंत्री था जी। तब भी मैंने बहुत से नवाचार किए थे। जी। आज वही नवाचार काम आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में भी किए थे। ट्रांसपोर्ट में भी किए। जिस विभाग में मैं रहा उसने नई नई चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और ज़मीन पर जाकर काम करते हैं, तो नवाचार करने की इच्छा होती है और फिर उसको परिणाम में बदलते हैं। जी। तो विभाग से इतर अगर मैं मध्य प्रदेश की सियासत की बात करूं, राज्यसभा में आपने 3 सीटें, मतलब वो कह रहे हैं, वो तो देखो, वो तो हेरा फेरी कह रहे हैं, इसको गोलमाल कर दी है मतलब। देखिए साहब, हम लोग से कांग्रेस के विधायक संपर्क में थे, और आप मान के चलिए कि चुनाव होते तब भी कांग्रेस की जितने विधायक के मत चाहिए थे उतने बात हो चुकी थी, वो देने को तैयार थे। लेकिन वो भी कह रहे थे कि हमारे तो बीजेपी के भी टच में चल रहे हैं। गलत फहमी में है। सत्तारूढ़ आदमी और बीजेपी का इतना बहुमत है, पी का आदमी कांग्रेस में कभी नहीं जाएगा मध्य प्रदेश में कम से कम। तो फिर ऐसी स्थिति बनी कि स्थिति आपके सामने है। ऊपर आप देखिए, जहाँ की वो प्रभारी हैं वहीं से कोई उनकी कमी को दे गया। फिर आप मोटी मोटी बात में लंबा नहीं जाना चाहता, कोई आदमी फार्म भरता है तो एक डमी जरूर भरता है। अब तो सरपंच के फार्म में भी आदमी डमी भरता है कि कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। यहाँ कोई डमी नहीं था। मतलब कांग्रेस के कुछ नेता खुद चाहते थे कि फार्म उड़ जाए ताकि ये कोई किसी को शिकायत का मौका न मिले, सब ऊपर कह देंगे साहब हम हारे नहीं, हमें हरा दिया गया है। ये इशू बनाया गया। वास्तविकता ये है कि विधायक संपर्क में थे और विधायक खुद चाहते थे कि 3 बने हो। केवट जी का भाग्य था तो केवट जी राजसभा बन गए। तो केवट जी की नाव में मतलब एकाध राम बैठे तो ठीक है, आपने तो मतलब बहुत संख्या थी 8-10। केवट जी का त्याग रहा है पार्टी के लिए। तो ये जो अट्रैक्शन है
ये आपका मतलब बीजेपी में ही क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि आप लोग उधर चले जाओ? भाई ऐसा भी नहीं है, कांग्रेस पे इतना तो पैसा है, अगर लालच बात पैसे की होती तो पैसा तो कांग्रेस भी दे देखिए, देती। पैसा कोई मायने नहीं रखता, ये तो बदनाम किया जाता है। आदमी को अपने वास्तविकता को देखना चाहिए। आज आप देखिए, पूरे देश के 78% क्षेत्रफल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जहाँ से आप खुद वेस्ट बंगाल से बहुत दिन बाद लौट रहे हैं, वहाँ की लोगों ने कल्पना की थी इतना बहुमत भाजपा को मिलेगा? ये लोग वहाँ खुश। भाजपा काम करती है, भाजपा डेवलपमेंट तो कर ही रही है, विकास तो लोगों को दिख ही रहा है। आज व्यक्तिगत काम देखिए, आज 3 तलाक, महिलाएं मुस्लिम तक खुश हैं। किसानों का सम्मान किसी पार्टी ने नहीं किया, ये भाजपा ही है। किसान सम्मान निधि के रूप में 12,000 रुपये देती है। पूरा देश 6,000, मध्य प्रदेश 12,000 देता है। प्रधानमंत्री के पैसे को, मुख्यमंत्री की सरकार के पैसे। लाडली बहनाओं को घर 1,500 पहुँच रहे हैं। महिलाओं का सम्मान, कोई बीमार हो जाए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड से दवाई फ्री। ऐसी अनेक चीज़ें हैं कि जनता देखती है कि एक तो रोड बन रहा है, पुल पुलियाँ बन रहे हैं, पानी, आज पानी कभी कल्पना की थी किसी ने कि आप घर घर नल लग जाएंगे? हमने शहरों में देखा था, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूँ, कभी कोई टंकी बंद दिखती, बड़ी टंकी, लगता था बड़ा शहर आ गया। आज गांव गांव में पानी की टंकी, घर का पानी आ रहा है। ये मोदी जी की देन है, मुख्यमंत्री की देन है। तो आप जनता चाहती है कि अब भाजपा राज्य हर जगह हो, क्षेत्रीय पार्टी खत्म होने के कगार पे, और कांग्रेस तो अपने कर्मों से खत्म हो रही है। कांग्रेस को कुछ खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस तो देश से लेकर प्रदेश तक खत्म होने का कगार पे। देखना अगली बार जो सीटें आएंगी मध्य प्रदेश, इससे भी कम सीट आएंगी। एक बात बताओ, इधर आप खत्म होने की कगार पर कह रहे हो, और इस बर्थडे पे राहुल जी को जननायक, मतलब उन्होंने कहा कि जननायक, मतलब एक नया टाइटल दिया उनको, उनका बर्थडे केक वगैरह सेलिब्रेशन हुआ तो जननायक, और आप कह रहे हो खत्म होने का। वो अपनी पार्टी के जननायक है ना, वो देश के जननायक नहीं, वो अपनी पार्टी के जननायक, पार्टी के हाईकमान है। वो पार्टी के हाईकमान, और कांग्रेस तो हाईकमान जानते हो, कांग्रेस का हाईकमान तो पैदा होता है, और नेहरू परिवार में जो पैदा होता है वो हाईकमान ही। आगे चल के राहुल जी शादी तो नहीं की, लेकिन प्रियंका जी के बेटे भी हाईकमान बनेंगे कांग्रेस के। मतलब वो उनका जननायक का मतलब आपको नहीं लगता कि उनका जनाधार राहुल जी, मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर चले, उधर पूरा साउथ से इधर ईस्ट से वेस्ट चले, इतना मतलब चले 3500 4000 4000 किलोमीटर आपने चलवा दिया। पहले आप ये कहते थे कि उन्होंने भारत देखा ही कहाँ है, अब इतना दिखा दिया, उसके बाद भी आपको ये संभावना नहीं दिख रही कि राहुल जी के नेतृत्व में परिवर्तन होगा? फिलहाल तो कोई संभावना नहीं है, आगे मैं कह नहीं सकता। नहीं, फिलहाल अभी 10-15 साल तक तो कोई संभावना नहीं है। और मोदी जी ने जो कहा है कि हम 2047 तक विकसित भारत के रूप में हमारा विश्व में भारत होगा, तब तक तो वो कल्पना नजर नहीं आ रही। अच्छा, अगर अभी वो जैन जी एक जनरेशन को बदलाव के तौर पर देखने लगी है कांग्रेस, और राहुल जी जैन जी को संबोधित कर रहे हैं, एक स्टूडेंट के साथ उन्होंने कोटा में भी 1-to-1 किया, और एक नई पार्टी भी अभी एक आई है, कॉकरोच पार्टी। तो ये जो नई पीढ़ी है उसमें आपको लगता है कि उसके आक्रोश से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा? देखो ऐसा है, जब 2014 के चुनाव हुए, आप देखना ध्यान से, 14 के चुनाव में राहुल गांधी जी की क्या उम्र थी? राहुल गांधी जी शायद 55-56 के हैं, उस समय क्या रहे होंगे? 40 साल का आदमी युवा होता है, युवा पीढ़ी का पीक होता है। और युवा पीढ़ी ने वोट कहाँ दिया? मोदी जी के लिए। आज भी युवा पीढ़ी की लाइकिंग मोदी जी हैं। उम्र पर मत जाओ, काम पर जाओ। प्रॉब्लम ये है, वे प्रॉब्लम नहीं, राहुल जी की दूसरी पार्टी है, मैं उनकी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राहुल जी लेट हो गए। एक समय था जब राहुल जी की लॉन्चिंग एनजीओ कर रहा था, या जो उनके सलाहकार थे, अगर वो सही सलाह देते तो कुछ और मामला होता। एक समय मैंने देखा है इसी मध्य प्रदेश में, जब वो राहुल जी आते थे तो पन्ना के झुग्गी में सो रहे हैं, सुबह हैंडपंप पर बाहर खटिया में सो रहे हैं, हैंडपंप पर नहा रहे हैं, ये उनके सलाहकार ने कहा। वो मीडिया जंगलों में दौड़ रही है, भाग रही है, कांग्रेस का अध्यक्ष दौड़ रहा है, उससे नहीं मिलेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे।
एक समय मीडिया एक झलक पाने को तरसती थी राहुल गांधी की। 10 साल निकल दिए, आज राहुल गांधी मीडिया की झलक को तरसते हैं। अखबारों में देखो तो एक कोने में राहुल जी का वक्तव्य छपा रहता है कि वो देश के सीएलपी नेता हैं। तो समय नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं समय देखिए, निकल वो गया। मीडिया को तो कहते हैं कि मीडिया बेकाऊ है, मोदी गोदी मीडिया है। अब देखिए और वो मीडिया के बारे मोदी जी को भी में कहते हैं, वो तो लोकसभा में कहते हैं कि मोदी जी डरते हैं उनसे, मोदी जी आंख नहीं मिला पाते उनसे। अब मोदी जी हर बात का जवाब थोड़ी देंगे, लेकिन मीडिया कुछ भी हो, देश का चौथा स्तंभ तो है। आपको अगर जनता के को फेस करना है, जन नेता बनना है, तो मीडिया को तो फेस करना पड़ेगा। लेकिन जीतू पटवारी जी जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो कहते हैं कि भाई हम राहुल के बब्बर शेर हैं। अब कांग्रेस के भी हैं बब्बर शेर, राहुल के भी बब्बर शेर हैं। तो जब उनका अध्यक्ष ही बब्बर शेर है प्रदेश का, तो फिर राहुल की शक्ति का अंदाजा लगाना। देखिए राहुल जी के जो बब्बर शेर हैं, उनसे खतरा दूसरों को कम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बहुत खतरा है। इतना खतरा है कि इस मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बर्फ में लग गए, बेचारे बर्फ में लगते जा रहे हैं। मुझे बड़ा पीड़ा होती है देख के उनको। 50-50 साल का जिनका अनुभव रहा, मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी दूसरी पीढ़ी, मतलब कांग्रेस की दूसरी पीढ़ी घर बैठने के कगार पे आ गई। राहुल गांधी के बब्बर शेर का इतना भय है पार्टी के अंदर। मध्य प्रदेश के बाहर कोई बात नहीं, बाहर तो ऐसा कि तुम बब्बर शेर हो तो जंगल में घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर ये माहौल है उनका है। अच्छा, मोहन यादव जी, जब एक कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक सीनियर पंक्ति के बाद जो सेकंड लाइन थी, उसमें उस लाइन को मौका मिला, छत्तीसगढ़ में वैसे ही मौका मिला, राजस्थान में भी मौका मिला। तो जब एक आपके साथ के ही व्यक्ति को, आपके बीच के व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसा बड़ा दायित्व दिया जाता है, ऐसे ही हेमंत खंडेलवाल जी को मौका दिया, तो जब एक कार्यकर्ता को एकदम, रजनीश अग्रवाल जी एक कार्यकर्ता को राज्यसभा सांसद, तो इन निर्णयों से कार्यकर्ताओं में क्या अनुभूति होती है? इनसे बहुत खुशी होती है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, यही मोहन यादव जी बैठते थे। हम दोनों एक ज़माने में साथ साथ काम करते थे, दोनों मंत्री थे, विधायक रहे। अब वो हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी के मुखिया हैं। तो साथ में काम करने वाले व्यक्ति को जो बड़े दायित्व में देखते हैं तो खुशी होती है और काम में करने में मज़ा आता है। मोहन यादव जी हमेशा एक टीम भावनाओं के साथ काम करते हैं, सबसे सलाह करते हैं, मशवरा देते हैं, और हम लोगों को विभाग में फ्री हैंड काम करने का, उनका जो अति आवश्यक मुद्दा है, पॉलिसी मैटर है, तो उनसे बात करते हैं, वरना फ्री हैंड है। तो कौन नहीं चाहेगा इतना अच्छा मुख्यमंत्री हो। वो मुख्यमंत्री भी हमने देखा है कि चलो हमने उन मुख्यमंत्री के साथ भी काम किया है। मैं तीसरे मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मुझे अनुभव है। मैंने कमलनाथ जी के साथ भी किया, शिवराज सिंह के साथ भी काम किया, मोहन जी के साथ भी काम कर रहा हूँ। एक कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री जी थे कि जिनके सामने मंत्री लोग की क्या सुनवाई थी, वो भी जमाना हमने देखा है। इसलिए ऐसा है कि ये अच्छा है, कांग्रेस में ही संभव है। अच्छा, कार्यकर्ता को नेता बनाना। तीसरे कार्यकाल का जश्न मना रहे हैं। जब आप लोग गए थे तब बड़ा एक क्यूरियोसिटी थी कि जो सिंधिया जी के साथ गए हैं, सिंधिया जी और उनके साथ वालों की क्या हालत होगी। देखो बहुत जल्दी कुछ फजीयत होने वाली है, और आप दो मंत्रित्व काल का आनंद ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो एक बात थी कि बाहर के लोग समाहित नहीं हो पाएंगे, देखिए ये आनंद की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये परख है जी। ऐसा क्यों नहीं कहते? आज असम के मुख्यमंत्री जी तो कहीं दूसरी पार्टी से आए। बिल्कुल ठीक। आज का आप देखिए, आपके बंगाल के भी कहीं और से आए, बिहार के भी कहीं और से आए। ये बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यक्ति को परखती है, आपको इंतजार कराती है, टेस्ट करती है, और फिर आपको काम करने का मौका देती है। एक बात। दूसरा, छोटे कार्यकर्ता, अभी राज्यसभा बने हमारे मित्र रजनीश जी, वो तो सो रहे थे आराम से घर में, मुझे पता नहीं, उन्होंने कल्पना नहीं की थी, वो राज्यसभा के सदस्य बन गए। ये कार्यकर्ता की पहचान है। जी। तो ये एक तरफ
देश के राष्ट्रीय महासचिव बनते हैं, तरुण जी बनते हैं, बड़े नेता हैं, एक तरफ छोटा सा कार्यकर्ता बनता है हमारे डिस्ट्रिक्ट के। तो भाजपा में ये संभव है कि बड़े कार्यकर्ता और छोटे कार्यकर्ता को एक साथ बैठाना। देखिए कांग्रेस में एक चीज़ होती है, कांग्रेस में एक बार नेता बन गया, जिंदगी भर वो पूर्व रहेगा तो मंच का अधिकारी रहता है, तो मंच तो तोड़ता ही रहेगा। भाजपा में ऐसा नहीं है, काम करोगे तो आपको मान सम्मान और मंच है, काम नहीं हो तो आप कार्यकर्ता बन के जनता के साथ में पुनः काम करो, फिर मंच आपको मिलेगा। काम की परख, काम की परख, कर्म प्रधान है भारत, कर्म प्रधान है। तो ये जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की पूछ परख है, तो कांग्रेस में उमंग सिंगार हैं, जीतू पटवारी जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, बड़े नेता हैं, इनके आपस में ही विरोधाभासी बयान आते हैं तमाम मामलों पर। तो ये कांग्रेस में अनुशासन का शुरू से अभाव रहता है, वहाँ अपनी ढपली अपना राज। नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने तो कहा कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम वो यात्रा निकाल रहे हैं यहाँ से। दिग्विजय सिंह जी जैसे एक कहावत है कि देश का सबसे बड़ा झूठ क्या है, उन्होंने कहा 2 महिलाएं चुप बैठी थी, 2 महिलाएं एक साथ चुप नहीं बैठ सकती। दिग्विजय सिंह जी अगर ये कहें कि मैं नहीं बोलूँगा जी, तो वो देश का सबसे बड़ा झूठ होगा। दिग्विजय सिंह जी बिना बोले रह ही नहीं सकते, वो यात्रा में ही बोलेंगे और बहुत बोलेंगे, लिख लो आवाज़ जी। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को बहुत अनुभव है, उस अनुभव को वो सब जगह। नहीं तो आप लोग ये आरोप क्यों लगाते हैं कि वो सिर्फ अपने पुत्र मुँह में ही पार्टी को सेटल करने की व्यवस्था में लगे? पुत्र मोह तो हर व्यक्ति में रहता है, महाभारती पुत्र मोह में हुआ है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो कह रहा हूँ आपने जो क्वेश्चन किया कि दिग्विजय सिंह बोलेंगे नहीं, तो मैं आज कह देता हूँ कि इतनी बड़ी यात्रा में दिग्विजय सिंह इतना बोलेंगे कि आपका अखबार भरा पड़ा रहेगा जी। जहाँ 2047 तक आप कह रहे हैं कि विकसित भारत का जो स्वप्न मोदी जी ने देखा, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में वो संभव होगा। और कांग्रेस कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो देश की पूरी ख्याति खतरे में। ये तो कोई जवाब देने का प्रश्न ही नहीं है, सबने देखा है देश की क्या हाल था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उनका आवभगत होता था। आज मोदी जी जाते हैं तो खास करके अमेरिका और रशिया और चाइना के प्रधानमंत्री तो कभी मिलना तो ठीक है, उनके विदेश मंत्री मिलते थे, आज वो रिसीव भी करने आते हैं, एयरपोर्ट पर लेने आते हैं, मान सम्मान से मोदी जी से बात करते हैं। मोदी जी माने भारत देश का सम्मान मोदी जी ने जो विश्व में बढ़ाया है, मैं समझता हूँ भूतो भविष्य अभी तक किसी ने नहीं बढ़ाया। कल्पना ही नहीं कर रही व्यक्ति, तो गांव का व्यक्ति भी कहता है। हम आप क्या कहेंगे, क्या हमारा स्वाभिमान अभियान था पहले। तो अभी आपको क्या लगता है कि 28-29 में फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी? फिर मोदी, फिर भाजपा। इतने आश्वस्त किस बात? स्टाम्प पे लिखो, ये महंगाई हो रही है, पेट्रोल बढ़ गया है और एथेनॉल मिला रहे हैं, इन सब के बाद ऐसा क्या पिला रहे हैं लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ दिख? आज देखिए हर आदमी समझता है अब महंगाई पे जा रहे हैं। हाँ। जिनकी मजदूरी 100 रुपया थी, आज 300 रुपया हो गई। शिक्षा कर्मी दिग्विजय सिंह जी के समय 500 रुपया में लगे थे, ठीक है। आज महंगाई बढ़ी तो शिक्षा कर्मी की तनख्वाह है 55,000। हाँ। आज छोटे छोटे आदमी की तनख्वाह 25-50 1-2 लाख रुपया है। आज पहले गांव का आदमी चलता था पैदल, एक जमाने में आप पढ़ते हो गए, हम पढ़ते थे मोटरसाइकिल होती थी 1000 लोगों, आज घर घर कार खड़ी है। बिल्कुल। मैं एक ज़माने में गया था गुजरात, मैंने गुजरात में देखा कि यार गांव-गांव में सड़कें हैं और हर घर के आसपास कार खड़ी है। तो उस समय हम कैमरे से फोटो खींच के लाए थे कि कार खड़ी, ये बताएंगे। आज आप देखो हर घर में 2 कार खड़ी हैं। तो महंगाई के साथ साथ में आमदनी भी तो बढ़ी है ना, इससे जनता खुश है। अब जब से बीबी राम जी आई है जी 300 रुपया मिल रहा है, हर गांव के विकास में 3-3, 4-4 करोड़ रुपया आना है, जनता खुश है। और ये जो चलो राज्यसभा सांसद का मान लें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ कांग्रेस के लोग मिले थे, ये दतिया चुनाव में कह रहे हैं कि आपने दतिया चुनाव भी सब सेटिंग का कार्यक्रम है आपका। कौन सा सेटिंग कार्यक्रम? ये भारती जी को सब उन पर जो रातों रात उनकी सदस्यता रद्द कर दी और सब
कोर्ट से हुआ है और कोर्ट के लिए सेटन कोई नहीं बोलता। देश की न्यायपालिका का सब सम्मान करता नहीं वो तो कांग्रेस तो बोल रही, कांग्रेस तो। अब कांग्रेस क्या बोले आप? वो कह रहे हैं फिर आप चुनाव बोले- आयोग बेका हुआ है, सब संस्थाएं अब भाई कॉम्प्रोमाइज है। कांग्रेस तो कोर्ट को भी बेका हो कहने लगी है, कांग्रेस को क्या करना? समय दिग्विजय सिंह जी बोले थे उसमें, तो उसको क्या बोल सकते? न्यायपालिका विश्वास तो हमें करना पड़ेगा। चुनाव आयोग मशीनों पर खूब आरोप लगाए इन लोगों ने, जब जीत जाते हैं तो खुश होते नहीं हैं। इस बार मशीन पे नहीं, अब तो वो वोट चोरी पे लगा रहे हैं कि जो आप वोट कटवा बढ़वा देते हो आप। अच्छा उन्होंने आरोप लगाए तो SIR हुई, उसमें बहुत सारा नुकसान हो गया। अब वो SIR को भी SIR में सबके नाम कटे हैं, सबसे ज़्यादा भाजपा के नाम कटे हैं। बांग्लादेश तो आप वो देखना, बिहार वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बन जाता, नया बांग्लादेश बन जाता अगर भाजपा सरकार नहीं आती तो जो डबल इंजन की सरकार है, जिस द्रुत गति से दौड़ रही है, आपको क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार में उस गति में आप भी सहायक, उस इंजन में एक हॉर्स पावर आपका भी है, तो ये रफ्तार बनी रहेगी? देखिए, डबल इंजन की सरकारें हर जगह काम कर रही हैं और काम का आकलन भी होता है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो काम का आकलन भी करती है और काम का मूल्यांकन भी करती है और काम को ऑब्जर्व भी करती है। ऐसा नहीं कि आप मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए तो फिर ही घूम रहे हो। यहाँ पार्टी के लिए आपको काम करना पड़ेगा, संगठन के लिए काम करना पड़ेगा, सरकार में हो तो सरकार के लिए काम करना पड़ेगा। मंत्री पद यहाँ आराम के लिए नहीं है, 24 घंटे काम के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए सरकारें बन रही हो, बनेंगी। अब मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेते, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कभी छुट्टी नहीं ली, और कांग्रेस के नेता आप देखो तो गर्मी आती है तो हिल स्टेशन चला जाता है। छुट्टी लेना चाहिए, ऐसे नहीं, मैं आराम के पक्ष में हूँ, करना चाहिए, पर काम भी करना चाहिए। तो यहाँ काम को महत्व मिलता है। तो काम, कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी, इनका आपस में जुड़ा एक सीधा सा नाता है कि कार्यकर्ता काम करता है और फिर सरकार बनाता है, तो तब जाके पद पाता है। तो काम ही महत्वपूर्ण है। काम और कार्यकर्ता इतना कर्मठ है, जो राह है उसको आसान कर देता है। राह कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी कठिन हो, लेकिन उनकी कर्मठता विजय प्रशस्त कर देती है। और एक कार्यकर्ता के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर, सरकार के एक अभिन्न अंग के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर गोविंद जी कह रहे हैं कि मोहन जी के साथ खूब अच्छी जुगलबंदी चल रही है, जनता चैन की बंसी बजा रही है। ये नीरो वाली बंसी नहीं है कि जहाँ रोम जल रहा हो और चैन से सो रहा हो नीरो। यहाँ नीरो बंसी बजा रहे और जनता चैन से सो रही है। तो इस चर्चा में सर बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद।